यूरोपियन यूनियन बना ली, और यूरोपियन यूनियन बना के और उसके बाद फिर पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर ली। बनाया तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, हो गया उल्टा हो गया, क्योंकि वो सारे लेफ्टिस्ट के कंट्रोल में आ गया। लेफ्टिस्ट जहाँ रहेंगे वहाँ क्या होता है आप सब आप जानती हैं अच्छी तरह से। जी आज तक किसी लेफ्टिस्ट ने इकोनॉमी कहीं की इम्प्रूव की हो तो मुझे उदाहरण दे दीजिए। तो होता ही नहीं है। नहीं होता। और लेफ्टिस्ट और सर इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों दोनों ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरॉन है। बिल्कुल सर। आप ये भी देखिए कि जिन देशों को, ये फिनलैंड की बेवकूफ़ी को छोड़ के, जो देश रशिया को टच करते हैं, बॉर्डर जिनका जॉइंट करते हैं, या यूक्रेन के बॉर्डर को टच करते हैं, वो अगर अपने ईस्ट में देखेंगे तो रशिया एक पूरे बुलडोजर की तरह चलता हुआ आ रहा है। और वेस्ट की तरफ देखेंगे तो पूरे का पूरा यूरोपियन नेशन का जो वेस्टर्न यूरोप है, उनका डेमोग्राफी चेंज हो रखी है सर। वहाँ के कल्चर चेंज हो गए हैं। वहाँ के जजेस आपको रेप कन्विक्ट्स को इसलिए छोड़ रहे हैं कि रेप कन्विक्ट कहता है कि मेरी किताब में लिखा कि आप काफिर का रेप कर सकते हो। तो आप जो लोग इमीडिएटली इफेक्टेड हैं बीच में, वो किधर देखें सर? बिटवीन ये उजड़ा हुआ, या कहते हैं ना उसको, एक पोल्यूटेड वेस्टर्न यूरोप और एक रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इसलिए ये डरते हैं, इसलिए यूके वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है सर कि रशिया आ गया, वो हम पे अटैक करेगा, ये करेगा। रशिया का कोई प्लान नहीं है यूके के ऊपर अटैक करने का, उसने ना कभी कहा है ना। लेकिन उनको ये है कि जो देश बीच में है सर, जो जिसको आप बफर कह सकते हो आज की डेट में, वो क्या देखेंगे सर? वो बचे हुए ना, उनकी माइग्रेशन अभी तक हुई नहीं, उनमें उस तरीके की माइग्रेशन नहीं हुई है जो वेस्टर्न यूरोप में हुई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यूरोप ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है सर, फाइनेंशियली एंड एज ए सोसाइटी। वो देश तो वो रही नहीं सर, दुनिया के जो बहुत खूबसूरत देश होते हैं वो वैसे तो रही नहीं सर, वहाँ माहौल ही बिगड़ गया है। तो ओवरऑल इस गंद में ट्रंप ने निकलने का अगर फैसला किया है सर, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया। क्योंकि आप ये भी देखिए सर कि यूरोप में जो माइग्रेशन है, ये भी एक थ्योरी तो है, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या कुछ भी कह लें, कि ये एमबीएस का बहुत डीप प्लान था। एमबीएस चाहता था कि दुनिया जब इस्लामाइज होती है तो उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम मक्का मदीना, तेल सूखने के बाद वो चलता रहेगा जब तक इस्लामिस्ट दुनिया में है, जब तक मुस्लिम दुनिया में है। और जितना इनका स्प्रेड होगा उतना उसकी फ्यूचर गारंटीड है तेल सूखने के बाद। और एमबीएस जो है उसकी फैमिली रिलेशन है ट्रंप के साथ, वही है जो ओसामा की फैमिली के, बुश की फैमिली के साथ रिलेशन थे, बिजनेस रिलेशन। एमबीएस को आपने देखा कि उसने तो बाइडन से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, जस्ट टू, अमेरिका से प्रॉब्लम नहीं थी उसको सर, उसको बाइडन से प्रॉब्लम थी, बिकॉज उसका दोस्त ट्रंप वहाँ नहीं था। तो ये जो खिचड़ी कह लें सर इसको, या जलेबी कह लें, इस जलेबी में ट्रंप ने एक, दैट्स व्हाई आई हैव दिस फीलिंग कि वो वहाँ से निकला है ना, उसको एमबीएस के या सऊदीज के एम्बिशंस के साथ कोई क्लैश होगा, साथ में उस टूटी इकोनॉमी और टूटी सोसाइटी के में नहीं फंसेगा और अपने हथियार बेचता रहेगा। प्लस अगर कोई एम्बिशन है उसका अजरबैजान के और ईस्ट में जाने का, तो वो उसको एक मौका मिल जाएगा, फ्री हो जाएगा एक कॉन्फ्लिक्ट से सर। फ्री तो कैसे होगा, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया में घुसने की कोशिश करेगा तो वहां फिर उसको रशिया से ही लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा सर, पर वो एक रशिया से लड़ फिर तो सकता ये है। जो आरआईसी हो रहा है ना, रशिया चाइना इंडिया, ये तो फिर पक्का एक होगा फिर तो सर वही तो है कि अगर वो यूक्रेन में भी अड़ा रहे, इसराइल ईरान के पंगे में भी फंसा रहे, और सेंट्रल एशिया रीजन में भी घुसने की कोशिश करे, और उधर से अगर चाइना भी तो बुद्धू नहीं है ना सर, वो भी डिक्लाइन पे है, उसको भी दिख रहा है, वो अगर उसने वहां से एक फ्रंट और खोल दिया तो अमेरिका इज डूम्ड। तो इसलिए वो अपना एक फ्रंट बंद करके, इसराइल वाले को थोड़ा ठंडा करके, वो यहाँ एक एम्बिशन है जो, बिकॉज सीएआर जो है वो दुनिया का नंबर 2 एनर्जी सोर्सेज वहाँ पे हैं सर। सबसे बड़े गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स आफ्टर गल्फ और इन सेंट्रल एशियन रीजन। और अगर आपको ध्यान होगा, जो एम्बिशियस लाइन पाइपलाइन का बना था अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, उसमें अमेरिका ने बड़ा साथ होकर बोला था हाँ हाँ बनाओ और हमें भी एक टर्मिनल दे दो, बिकॉज देन ये सारी जो सेंट्रल एशियन से जो रीजन से जो गैस आनी थी हमारे टर्मिनल में, आई थिंक फजिल्का में आनी थी, और अफगानिस्तान पाकिस्तान उसके पार्टनर थे, और जाके फिर पाकिस्तान कराची पोर्ट पे वो एक्सपोर्ट होनी थी। तो उनकी नज़र तो सर एनर्जी के बिना तो कोई चलता नहीं, वो तो सबको पता है। वो डिग डार्लिंग क्या है, वो डिग बेबी डिग का वो वैसे भी बहुत बड़ा ड्रिल बेबी प्रोपोनेंट है। ड्रिल। हाँ, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो डिग बेबी डिग और ड्रिल बेबी व्हाटएवर। हाँ, ड्रिल तो बेबी ये ड्रिल है। हाँ, तो वो सब ऐसे देख के लगता है कि सर ये, और एक रीज़न लगता है, बाकी देखते हैं सर, टाइम आने वाला समय बताएगा सर। हाँ, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य से यदि देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य से वैसे तो सही ही हो रहा है।
क्योंकि मेरी थियरी तो ये है कि पुतिन साहब जो हैं वो लगातार टच में हैं नरेंद्र मोदी जी के, टच में जी हैं, तो सलाह तो ले ही रहे हैं, इसका मतलब सलाह ले रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो अगर इनको कॉर्नर करना है तो सब मिल के कर रहे हैं। और ऊपर से चाइना ने भी टोन डाउन कर लिया है, कंसेशंस भी दे दिए हैं आपके लिए, फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ, ये सारे के सारे खोल दिए हैं, जो कि पहले बंद कर रखे थे। तो रीसेट तो लगता है शुरू हो गया है, हालांकि बड़ा डेलिकेट मामला है, लेकिन द बिगिनिंग ऑफ द रीसेट, क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट आरआईसी और ब्रिक हवा में थे। अदर देन बिल्कुल वो हवा ब्रिक में। का एक नोशनल सा नोट जो करेंसी नोट इशू किया था, उसके बिना ब्रिक के नाम पे कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग भी कोई नहीं थी। इनफैक्ट हमें भारत के हेडक्वार्टर नहीं है आज तक, सेक्रेटेरिएट नहीं है आज तक। नथिंग नथिंग। अभी समय आ गया सर कि हमारी कैपिटल में और रशिया के कैपिटल में और चाइना के कैपिटल में ट्रंप का एक स्टैचू लगना चाहिए सर। उसने इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दिया। बिकॉज हम जब ये बात करते हैं कि भारत चाइना और रशिया को जोड़ रहा है, तो प्यूटिन बेचारा 20 साल से लगा हुआ था इसको करने की, कुछ जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, नहीं जुड़े। अब हम ये भी देखना चाहिए हमें सर कि चाइना को कितना हर्ट किया है इसने। सी पैक उसका डेड, सी मैक सी मैक तो डामाडोल हुआ ही हुआ म्यांमार में। उसका जो रेयर अर्थ जो वहां से चाइनीज तो अपने बुलडोजर लेके वहां से रेयर अर्थ की माइनिंग करते हैं, खुद लेके आ जाते हैं। वो तो म्यांमार से तो सिर्फ ओके लिया हुआ है। ये पूरी कहानी उसकी अपसेट कर रहा है। तो चाइना इज आल्सो बीन वेरी हर्ट वेरी बैडली। तो इसलिए अगर ये तीनों मिलते हैं सर, तो वो जो रीसेट की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक ये ड्यू था सर। आप एक हेजेमनी इतने साल लड़ाइयाँ लगवा के लोगों, अब अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 से ही मान के चलें, अमेरिका आ गया था ग्लोबल सीन पे, तो बस इतना ही होता है सर। 100 सवा साल के बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर्स, पावर इक्वेशंस बदलती हैं, हिस्टोरिकली बदलती हैं। और इसने बड़ा अच्छा काम किया है सर। ही इज़ अ वेरी गुड वेल्डर सर। इसने वेल्ड कर दिया भारत चाइना उसको। और लोगों को शक हो रहा है चाइना पे, हम सबको शक है सर, हम सबको शक है चाइना पे। और मैं उसमें एक थ्योरी और ये बोलता हूँ सर कि अगर सी पैक खत्म है, सी मैक खत्म है, तो आप चाइना को भारत के थ्रू उत्तराखंड से या कहीं से क्यों नहीं देते एक्सेस सर। एक बात आप मान के चलेंगे, आप भी सहमत होंगे, पहले मैंने बोला उसको आप भूल जाइए एक सेकेंड के लिए, कि चाइना वार करेगा। चाइना किसी न किसी स्टेज पे जब वो संभलेगा, वो हमें हमारे साथ आके पंगा लेगा। और चाइना की जो लड़ाई का मॉडल काफ़ी देर से जो हमारे एनालिस्ट हैं वो बड़ा क्लियर हैं कि चाइना की जो वॉर है, लड़ाई इंडिया के खिलाफ, वो वैसी होगी जो भारत ने पाकिस्तान के साथ की ऑपरेशन सिंदूर में, कि बिना फौजों के उलझे। क्योंकि हिमालयन टेरिटरी में सर इंडियन सोल्जर्स को पीटना 62 के, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको पता है, पर जो ऑडियंस को नहीं पता उनको पता कि हमें क्यों क्या हुआ, हमारी कितनी गलती थी उसमें, प्रिपरेशन में जो भी था। वो टाइम नहीं है अब। तो चाइना वही एरियल वॉर, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और वही उसी तरीके का बैडमिंटन हमारे साथ खेलना चाहता है। ऐसे वाला बैडमिंटन चाइना कभी भी खेल सकता है सर। क्योंकि इसके बारे में कितनी बार हम बात कर चुके हैं, जो ऊपर वाला गिलगित बल्तिस्तान है, अगर अमेरिका सेंट्रल एशियन रीजन में घुसने की कोशिश कर रहा है गैस के लिए, उसी गैस के लिए हमें भी जो एक्सेस मिलती है गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है डायरेक्ट, सेंट्रल एशियन रीजन की वाया वुहान एंड बियॉन्ड। तो और हम अमेरिका के अगले 10 साल में कॉम्पिटिटर हैं, ये भी सबको पता है। तो अगर ऐसी बात है सर, तो आज आप देखें सर, आज पाकिस्तान जो मर्जी बोलो डरा हुआ है। बांग्लादेश से एक थ्रेट है हाइब्रिड वॉर की, प्रॉक्सी की। हमारे घर के अंदर जो माहौल है वो भी कभी भी कुछ हो सकता है। इसमें से चाइना आउट हो गया, और चाइना के टेम्पररी आउट होने से कितनी एक आसान लगता है एज ए अंडरस्टैंडिंग, जो मैं फौजी तरीके से समझता हूँ, कि अगर इस पिक्चर में कि पाकिस्तान से भी आपका ऑपरेशन सिंदूर रीस्टार्ट होने का चांस है, बांग्लादेश आपको तंग कर रहा है जिसमें चाइना घुसा हुआ था पहले बुरी तरह से, और चाइना भी ऊपर बैठा हुआ है जो दोनों तरफ खेल रहा हो, बांग्लादेश को भी उकसाए, और तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती थी सर। आज की डेट में चाइना स्टेप बैक करे तो फिर हम इनको तो सबको, फिर तीनों एक जैसे ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे अंदर का पाकिस्तान, उसको हम आराम से निपट लेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चाइना कभी ना कभी अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे ऊपर वापस आएगा, खास करके जब हमारी पीओजेके की तरफ नजर पड़ेगी। तो मैं ये कहता हूँ सर, हम इसको चाइना को इंडल्ज क्यों ना करें। हम जो हमने इतने साल 70 साल लड़ाई वाला माहौल, कन्फ्रंटेशन का माहौल करके, क्या बिजनेस हमारा चल ही रहा है, तो हम इसको कॉरिडोर देते हैं अपना, ट्रांजिट फीस लो, पाइपलाइन बिछाता है तो उसकी ट्रांजिट फीस लो सर।
उसके बाद उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर इतनी हो जाएगी सर कि आज से 10 साल के बाद जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और चाइना का डिक्लाइन जो लोग कह रहे हैं, जो लिवरेज हो इतना जाएगा होगा, हमारा, बहुत लिवरेज हो तगड़ा जाएगा। लिवरेज हो जाएगा सर।